9वां भाग स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुना रही हूं, जिसका नाम है बाहरी दुनिया। आइए सुनते हैं आज इस उपन्यास का अंतिम भाग। इस घटना के बाद भी महीनों गुजर गए। एक दिन मैं डॉक्टर दत्ता के साथ फिल्म निर्माता रमन शांतिराम के बुलावे पर मुंबई पहुंचा, जिसका जिक्र मैं इस कहानी की शुरुआत में ही कर चुका हूँ। वे निर्माता उनके उपन्यास उजाले की ओर पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्हें उसी के बारे में डॉक्टर दत्ता से कुछ डिस्कशन करना था और उस उपन्यास पर फिल्म बनाने के कॉपीराइट भी लेने थे। हम दोनों इसी सिलसिले में मुंबई गए हुए थे। हमारी ट्रेन स्टेशन पर आकर लगी। हम लोग अपने कंपार्टमेंट से बाहर आए। तय ये था कि स्टेशन के बाहर हमें रमन शांतिराम की कार रिसीव करने आएगी। डॉक्टर दत्ता ने कंपार्टमेंट से बाहर आते ही फ़ोन करके ड्राइवर से उसकी लोकेशन भी जान ली थी। हम मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे पास बस 2 छोटे से ट्रॉली बैग ही थे। अभी हम लोग स्टेशन के बाहर आए ही थे कि तभी किसी ने मुझे पुकारा है, विकास जी। अरे विकास गुप्ता जी। इस नितांत अजनबी शहर में खुद को पुकारता देखकर मैं हैरान रह गया। भला इस मुंबई में मुझे जानने वाला कौन होगा? मैं तो इससे पहले कभी भी यहाँ नहीं आया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर इतनी भीड़-भाड़ में यह नहीं समझ पाया कि मुझे इस तरह पुकारने वाला कौन है। यह आवाज़ किस दिशा से आ रही है? मैं औचक इधर-उधर निगाह दौड़ाने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। डॉक्टर दत्ता भी बोले, आपको शायद कोई पुकार रहा है। यहाँ क्या आपका कोई परिचित है? मैंने कहा, नहीं तो, डॉक्टर दत्ता, मैं तो अपने जीवन में मुंबई पहली बार आया हूँ। भला मुझे यहाँ जानने वाला कौन होगा? हो सकता है किसी और को पुकार रहा हो। इस दुनिया में विकास नाम का मैं कोई अकेला व्यक्ति तो हूँ नहीं। चलिए, चलते हैं। रमन जी का ड्राइवर अपना इंतजार कर रहा होगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर दत्ता कुछ न बोले और हम लोग आगे बढ़ने लगे। लेकिन इस बार फिर किसी ने और भी जोर से पुकारा, अरे विकास जी, रुकिए तो। अरे डॉक्टर साहब। अब हमें विश्वास हो गया था कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। हम वहीं ठहर गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। तभी भीड़ को चीरकर एक सज्जन तेजी से हमारे पास आए और मुझसे लिपट गए। अरे, मुकेश बाबू, आप। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। मुकेश बाबू बोले, मैं भी मुंबई में आपको देखकर हैरान हूँ। यहाँ आप किस काम से आए हैं, विकास जी? मैंने डॉक्टर दत्ता से उनका परिचय करवाते हुए कहा, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये डॉक्टर दत्ता है, मेरे ही शहर के हैं। मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। इनके एक उपन्यास पर रमन शांतिराम एक फिल्म बना रहे हैं। उसी सिलसिले में हम दोनों आए हैं। वाह, इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? मैं भी तो उस शहर में कई साल रहा हूँ। आपकी तो उस समय चौक पर क्लिनिक थी, है न डॉक्टर दत्ता? डॉक्टर दत्ता हंसते हुए बोले, मेरी क्लिनिक आज भी वही है, मुकेश बाबू। आप ही न जाने क्यों फर्रुखाबाद छोड़कर चले आए थे। उनकी बात सुनकर हंसते हुए मुकेश बाबू बोले, हाँ डॉक्टर दत्ता, उस समय मुझे किसी कारणवश अचानक फर्रुखाबाद छोड़ना पड़ा था। पर आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके उपन्यास पर फिल्म बन रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। ये कहते हुए वे उनसे भी गले मिले। वे उस समय बहुत ही प्रफुल्लित लग रहे थे। मैं भी उन्हें देखकर बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई जैसे शहर के रेलवे स्टेशन में उनसे इस तरह अचानक भेंट हो जाएगी। धन्यवाद, मुकेश बाबू। पर इस तरह आपके लापता होने से विकास भाई कितने परेशान थे। उनकी बात सुनकर मुकेश बाबू हैरानी से मेरा मुंह देखने लगे। सालों बाद मुकेश बाबू से मेरी भेंट हुई थी, वो भी मुंबई जैसे अजनबी शहर में। मैं भी हैरान होकर मुकेश बाबू को देखे जा रहा था। इन्हीं मुकेश बाबू को मैंने उन दिनों कहाँ नहीं ढूंढा था। इन्हीं मुकेश बाबू की 2 किताबें भी मुझे वापस करनी थीं। वे 2 किताबें, काशी का 80 और मैंने माडू नहीं देखा, आज भी मेरी अलमारी में सुरक्षित रखी थीं। मैंने कहा, डॉक्टर दत्ता बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैंने इतने बरसों में आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मुकेश बाबू।
वे थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले, सब कुछ बताऊंगा विकास जी, चलिए घर चलते हैं। अब तो आप मिल ही गए हैं। मैं अभी अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। वे शायद अभी तक स्टेशन के भीतर ही हैं। वे भी तो इसी ट्रेन से आई हैं। आप यहीं रुकिएगा, डॉक्टर दत्ता ने कहा। मुकेश बाबू, अभी हम लोग कुछ एक दिन यहाँ रुकेंगे। एक दिन आपके यहाँ भी आएंगे। अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, हम अपनी सुविधानुसार आपको फ़ोन कर लेंगे। अभी तो हमें निकलना होगा। रमन जी का ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है। उधर आपकी वाइफ भी परेशान हो रही होंगी। पहले जाकर उनको खोजिए। मुंबई की इस भीड़-भाड़ में आपकी वाइफ कहीं खो न जाएं। मैंने भी कहा, हाँ, अभी तो हम लोग निकलते हैं मुकेश बाबू, पर आपसे मिले बिना हम मुंबई नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिनों बाद तो आप पकड़ में आए हैं। आपके पास मानसी का कोई पता ठिकाना है? एक बार उनसे भी मेरी भेंट हो जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। मुकेश बाबू बोले, रमन जी के यहाँ से फुर्सत पाकर आप लोग मेरे घर आइएगा और कुछ दिन मेरा आतिथ्य भी स्वीकार कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। फुर्सत से आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ विकास जी। मैंने कहा, मेरे ऋणी? किस बात के लिए? मैं तो अंत तक आपका कोई उपकार नहीं कर सका मुकेश बाबू। न तो आपका और न ही मानसी जी का। मैं तो उसे कोई सम्मानजनक नौकरी तक नहीं दिलवा पाया। सचमुच मैं बहुत ही बेकार आदमी निकला। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने तो मेरा जीवन ही सार्थक कर दिया है। उनकी बात सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। सिर्फ कुछ दिन उनके साथ अड्डेबाजी करने के अलावा मेरी उनके जीवन में कोई अन्य महती भूमिका भी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा, ठीक है, जरूर आऊँगा मुकेश बाबू। इसके बाद मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान करके हम लोग निकल लिए। रमन शांतिराम का ड्राइवर हम लोगों का इंतजार कर रहा था। हम लोगों के कार में बैठते ही वह चल पड़ा। रमन शांतिराम हम लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए। वे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हमारा कुशलक्षेम पूछने के बाद वह बोले, आप लोग लंबी यात्रा से थक गए होंगे। पहले फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर लीजिए और थोड़ा आराम भी। तब तक हमारे निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर भी आ जाएंगे। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया है। सभी ने इस बीच आपका उपन्यास पढ़ रखा है। फिल्म बनाने के लिहाज से हमें मूल कृति में कुछ परिवर्तन करने होंगे डॉक्टर दत्ता। पर इससे तो उपन्यास का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा रमन जी। ऐसा अनिष्ट मत कीजिएगा, डॉक्टर दत्ता ने कहा। इसलिए तो आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करेंगे। कृति की मूल भावना और पवित्रता वही रहेगी। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सब कुछ आपकी इच्छानुसार ही होगा। आप परेशान ना हो, रमन शांतिराम ने हमें समझाया। मेरे इस उपन्यास में समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है रमन जी, हमें वह भी ध्यान रखना होगा। डॉक्टर दत्ता ने तर्क दिया। आप बेफिक्र रहिए, ये संदेश ही तो उपन्यास की आत्मा है। मेरी फिल्म में भी यह संदेश हूबहू रहेगा। फिल्म में जो कुछ भी परिवर्तन होगा आपकी मर्जी से ही होगा। हम लेखक की प्रतिभा और साहित्य के प्रति उसके समर्पण का पूरा सम्मान करते हैं, डॉक्टर दत्ता, रमन जी ने कहा। वे हम लोगों को वाकई एक सुलझे हुए और चतुर फिल्म निर्माता लगे, जो लेखक को संतुष्ट करना बखूबी जानते थे। वह बहुत ही मीठा बोलने वाले इंसान थे। इसके बाद रमन जी हमें गेस्ट रूम में छोड़कर चले गए। गेस्ट रूम में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। हम लोग नहा धोकर फ्रेश हो गए। हमारे लिए चाय नाश्ता आ गया था। नाश्ता करके हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। इसके बाद हमारी फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के साथ मीटिंग शुरू हो गई। स्क्रिप्ट राइटर मुस्ताक अली बोले, आपकी यह कहानी एक छोटे शहर के वेश्याओं की बस्ती की कहानी है। यह उनकी पीड़ा, बेबसी और कठिनाइयों को बखूबी बयां करती है। इसका उपन्यास का नायक भी उनकी समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। उसे एक वेश्या से प्यार हो जाता है। वो उसे इस कैद से मुक्ति दिलाना चाहता है। जी हाँ, डॉक्टर दत्ता ने स्वीकार किया। वे समझ गए थे कि इन सभी ने उनके उपन्यास को गहराई से पढ़ा है। इस बात से उन्हें प्रसन्नता हुई। सर,
हम इसे एक छोटे शहर की जगह मुंबई जैसे बड़े शहर में सेटअप करेंगे, मुश्ताक अली ने सुझाव दिया। डॉक्टर दत्ता बोले, इससे तो मेरी कहानी प्रभावित होगी। फिर तो इसमें दर्शाए सभी स्थानों के नाम बदलने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्थानों के नाम बदलने से घटनाएं थोड़ी बदल जाएंगी, नहीं पात्रों के चरित्र बदल जाएंगे। बल्कि फिल्म को मुंबई में सेटअप करने से फिल्म का संदेश और भी व्यापक हो जाएगा और हमें इस फिल्म की शूटिंग करने में भी सुविधा होगी, मुश्ताक अली बोले। डॉक्टर दत्ता बोले, तब ठीक है। मैं तो यही चाहता हूं कि इस फिल्म का संदेश समाज के एक बड़े वर्ग तक जाए। हमारे देश के नेता भी इसे संज्ञान लें, जिससे वेश्याओं के जीवन में व्यापक बदलाव आए। कैसी विडंबना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे समाज की कुछ महिलाएं ऐसा नारकीय जीवन जी रही हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ये कितने शर्म की बात है। फिल्म के डायरेक्टर चेतन पारिक बोले, डॉक्टर दत्ता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों न फिल्म में आपकी इसी बात को और भी हाईलाइट किया जाए। सरकार पर सीधा प्रहार किया जाए, उसे घेरा जाए। वह कैसे? डॉक्टर दत्ता ने कुछ हैरानी से पूछा। फिल्म के एक दृश्य में वेश्याओं को अपने हक की मांग करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हुए दिखाया जाए। नायक भी उनके साथ रहेगा, चेतन पारिक ने राय दी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, पर तब क्या सेंसर बोर्ड इसे पास कर देगा? डॉक्टर दत्ता ने पूछा। उन्हें ये सुझाव पसंद आया था। क्यों नहीं, उसमें ऐतराज की क्या बात? हम तो इसमें एक सामाजिक मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल उनका ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भला सेंसर बोर्ड को क्या ऐतराज होगा? फिर ये हमारी समस्या है, आप इसे लेकर परेशान न हों। इसके लिए तो कहानी में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं, बहुत अधिक नहीं, बस थोड़ा सा। यह आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, डॉक्टर दत्ता? अभी तो कुछ एक दिन आप यहाँ रहेंगे ही, कहानी में ये सीन और जोड़ दीजिएगा, चेतन पारिक ने कहा। डॉक्टर दत्ता ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे भी आपका आइडिया पसंद आया है। ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। पारिक बोले, मैं जानता हूँ कि यह काम आप बखूबी कर लेंगे। आप एक मंझे हुए कहानीकार हैं। आपके अन्य उपन्यास भी मैंने पढ़े हैं। मैं तो आपका फैन हूँ, दत्ता साहब। चेतन पारिक की बातें सुनकर डॉक्टर दत्ता गदगद हो गए। रमन जी, फिल्म के स्क्रीन पर मेरा नाम स्पष्ट रूप से एक कहानी लेखक के तौर पर आना चाहिए, डॉक्टर दत्ता ने रमन शांतिराम से कहा। रमन शांतिराम हंसकर बोले, अरे दत्ता साहब, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? जब कहानी आपकी है तो फिल्म में लेखक के तौर पर आपका नाम तो रहेगा ही, बिल्कुल स्पष्ट रूप से रहेगा। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, डॉक्टर दत्ता ने कहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, रमन जी, क्योंकि कुछ फिल्म निर्माता केवल स्क्रिप्ट राइटर का ही नाम स्क्रीन पर देते हैं, लेखक का नहीं, जबकि कहानी लेखक की ही होती है। स्क्रिप्ट राइटर तो उसे फिल्म के हिसाब से रिराइट करता है। मुश्ताक अली हंसकर बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक फिल्म बनाने में सबसे अधिक अहमियत तो लेखक की ही है। अगर कहानी ही अच्छी नहीं होगी तो फिल्म कैसे अच्छी बन पाएगी, चाहे हम लोग कुछ भी कर लें। इसलिए तो हम हर लेखक को इतना सम्मान देते हैं। रमन शांतिराम भी बोले, मुश्ताक अली ठीक ही तो कह रहे हैं, डॉक्टर दत्ता, एक फिल्म के मूल में लेखक ही होता है। कहानी न हो तो फिल्म ही कैसे बन पाए। इसलिए तो हम फिल्मकार लोग हमेशा अच्छी कहानियों की तलाश में रहते हैं। आपका नाम फिल्म में पूरे सम्मान के साथ होगा। इस बात का जिक्र तो अग्रीमेंट में भी होगा। फिर आगे भी तो हमें आपके उपन्यासों पर फिल्में बनानी हैं। आप तो अब हमारे स्थायी लेखक हो गए हैं। उनकी बात सुनकर हम लोग हंसने लगे। हमारी बातें बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद उन लोगों से और भी तमाम बातें हुई। उन्होंने हमारी सभी शंकाओं का ठीक से समाधान किया। हम लोग संतुष्ट हो गए। अंत में यही तय हुआ कि 1-2 दिन यहीं रुककर डॉक्टर दत्ता उपन्यास में फिल्म की मांग के अनुसार कुछ एक सीन और जोड़ेंगे, जिससे फिल्म और भी अधिक प्रभावशाली बने और व्यावसायिक रूप से भी सफल रहे। 2 दिन डॉक्टर दत्ता ने वहां रुककर अपना काम बखूबी पूरा किया।
सबको उनका काम खूब पसंद आया। कुछ और भी बातों पर चर्चा हुई। जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए तो अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हो गए। डॉक्टर दत्ता को उनके पारिश्रमिक का चेक भी मिल गया। तय ये भी हुआ कि स्क्रिप्ट तैयार होने पर एक बार डॉक्टर दत्ता को दिखाई जाएगी। अगर कुछ और भी सुधार की गुंजाइश होगी तो वह इसे ठीक कर देंगे। इसके बाद रमन शांतिराम से मेरी भी बहुत देर तक बातें होती रहीं। मैंने उन्हें अपने 2 उपन्यास भेंट किए जो कि मैं अपने साथ ले लाया था। रमन जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें स्वीकार किया और कहा कि इन उपन्यासों को पढ़कर वे शीघ्र ही मुझे अपने अभिमत से अवगत कराएंगे। उन सभी से मुलाकात और डॉक्टर दत्ता के उपन्यास पर फिल्म बनाने के अग्रीमेंट से हम लोग बहुत खुश थे। सभी ने उन्हें बधाई दी। उस दिन रमन शांतिराम ने हमें एक शानदार होटल में डिनर दिया। हमारा ये काम बहुत ही सफलतापूर्वक निपट गया था। हमारे मुंबई प्रवास का वह आखिरी दिन था। हमें अभी मुकेश जी से भी मिलना था। उनके कई फोन आ चुके थे, पर इन 3 दिनों में हम लोग मीटिंग और लेखन में इतने व्यस्त रहे थे कि उनसे मिलने का समय ही नहीं निकाल पाए थे। इसलिए हमने यह आखिरी दिन मुकेश बाबू के साथ उन्हीं के घर पर बिताने का निर्णय लिया था। हमने रमन शांतिराम से विदा लेते हुए जब उन्हें अपना मंतव्य बताया तो उन्होंने हमें अपने ड्राइवर से मुकेश बाबू के घर तक छोड़ आने के लिए कह दिया। सचमुच ही इस दौरान उनका व्यवहार बहुत ही शालीन और मधुर रहा था। हमारी उनसे अच्छी पटरी बैठ गई थी और आगे भी उनसे सहयोग की आशा बंध गई थी। मुकेश बाबू को हमारा शहर छोड़े हुए लगभग 5 साल बीत गए थे। इस बीच उनके साथ क्या कुछ घटा था, मैं ये सब जानने के लिए बेहद उत्सुक था। मैं इस प्रश्न का उत्तर कभी भी ठीक नहीं खोज पाया था कि वे अचानक फर्रुखाबाद छोड़कर क्यों भाग निकले थे। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने मुझसे मिलना क्यों नहीं जरूरी समझा था। क्या इसमें मेरी कुछ गलती थी या कि यह सब संयोगवश हुआ था। जब हम लोग मुकेश बाबू के यहाँ पहुँचे तो वे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें देखते ही वह खुश हो गए, बिल्कुल बच्चों की तरह। हम लोग गले मिले और फिर सोफे पर बैठ गए। उनकी बैठक बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी थी। हर एक चीज बेहद करीने से अपनी जगह रखी थी। ये सब देखकर मुझे ध्यान आया कि मुकेश बाबू ने तो शादी भी कर ली है। कैसी होगी उनकी बीबी। सचमुच ही घर में सुघड़ औरत के आते ही घर की कैसी कायापलट हो जाती है। यह मैं उनकी बैठक को देखकर सोच रहा था। मुकेश बाबू की पत्नी जरूर बहुत ही सलीकेदार होगी। कुछ देर कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाने के बाद मैंने पूछा, मुकेश बाबू, आप अचानक ही फर्रुखाबाद छोड़कर क्यों चले आए थे? जाने से पहले आपने मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा। भला मेरा अपराध ही क्या था? मुकेश बाबू बोले, विकास जी, मैं सचमुच ही बहुत काया इंसान हूँ। मुझमें इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि इस समाज का सामना कर पाता। इसलिए मैं फर्रुखाबाद से चोरों की तरह भाग आया था। उनकी यह अजीब सी गोलमोल बात मुझे पच नहीं रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुकेश बाबू ने फर्रुखाबाद में रहते हुए ऐसा कौन सा कांड कर दिया था जो कि वह वहां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे और इसलिए उन्हें चुपचाप वहां से मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। मैंने बात की तह तक जाने के लिए कहा, आपने दूसरी शादी कर ली है। यह आपने बिल्कुल सही किया है। देखिए न आपके जीवन में कैसी स्थिरता आ गई है। ये बात मैं बैठक की सजावट देखकर ही कह सकता हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपने ही तो मुझे दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित किया था। उस दिन अगर आप मुझसे इतना झगड़ा न करते तो क्या मैं कभी दूसरी शादी कर पाता? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुकेश बाबू मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। वह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या भर्त्सना? क्या वह इतने सालों बाद मुझे अपने घर बुलाकर अपमानित करना चाहते हैं? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने सालों बाद वह मुझे अपने घर बुलाकर यूं गड़े मुर्दे उखाड़ने लगेंगे। क्या वह मुझे ये जताना चाह रहे थे कि देखो विकास बाबू, मुझे कैसी सुघड़ पत्नी मिली है। एक दिन आप मेरा विवाह मानसी से करवाना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि वह एक वेश्या है। ये सोचकर ही मैं सिहर उठा, कहीं मैंने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं कर दी है। मुकेश बाबू मुझसे ऐसी गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं वह डॉक्टर दत्ता के सामने मेरा अपमान ना कर दें।
तब डॉक्टर दत्ता भी क्या सोचेंगे कि मैं इन्हीं मुकेश बाबू को इतने बरसों से ढूंढ रहा था। कैसी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। मैंने कुछ संकोच से कहा, मैंने उस दिन कुछ गलत तो नहीं कहा था। आप तो यूं ही नाराज हो गए थे। खैर अब उन बातों को छोड़िए। मैं तो अपने उस दिन के कृत्य के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता था, पर उसके बाद आपसे भेंट ही न हो सकी। आपने दूसरी शादी करके बहुत अच्छा किया है। निसंदेह आपकी पत्नी बहुत समझदार होंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, विकास बाबू, आपकी वजह से ही तो मेरा ये जीवन सार्थक हो पाया है। उनकी यह बात सुनकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मुझे उनकी बातें व्यंग्यवान सी चुभीं। मैंने डरते डरते पूछा, सो कैसे? अभी वे कुछ कहते कि तभी 13-14 साल का लड़का एक ट्रे में चाय लेकर आया। उसके पीछे उसी की हमउम्र एक लड़की भी थी, जो नाश्ते की ट्रे थामे हुई थी। दोनों ने ट्रे मेज पर रखकर हम दोनों को प्रणाम किया। इसे पहचाना आपने? मुकेश बाबू ने मुझसे पूछा। अंकुर है, मैंने अंदाज लगाते हुए कहा, हालांकि 5 साल में उसकी सूरत बहुत बदल गई थी। हाँ, अंकुर ही है। और इससे, उन्होंने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसकी तरह भरपूर निगाहों से देखा। वो मुझे अच्छी खासी पहचानी हुई सी लगी, पर फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसको इससे पहले मैंने कहाँ देखा है। मैंने कहा, नहीं, कौन है ये बिटिया? मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। वह बोले, मेरी बेटी है। मैंने पूछा, आपकी बेटी? वह बोले, हाँ, मेरी बेटी, मेरी अपनी बेटी। अचानक मुझे कुछ ध्यान आया। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मुकेश बाबू मुझे कोई ताना नहीं मार रहे थे, बल्कि वे सचमुच मेरे कृतज्ञ थे। मैं बोला, ओह, तो प्रतिभा है ये। और मानसी कहाँ है? वह बोले, सुबह से ही किचन में आप लोगों के लिए खाना तैयार करने में लगी है। आप लोगों के आने की खबर सुनकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हमेशा जिद लगाए रहती थी कि एक बार फर्रुखाबाद जाकर आपसे मिलना है, आपका शुक्रिया अदा करना है। पर मैं ही इतना डरपोक हूँ कि कभी फर्रुखाबाद जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुकेश बाबू की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। जिस मानसी को मैं इतने दिनों से जाने कहाँ कहाँ नहीं खोज रहा था, वह मुझे मुकेश बाबू की पत्नी के रूप में मिलेगी, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुकेश बाबू ने तो एक दिन इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया था। इसके लिए मुझे कितना बुरा भला भी कहा था। सचमुच उन लोगों ने मुझे बहुत छकाया था, पर अब मुझे इसका तनिक भी गिला नहीं था। उस दिन हम लोग मुकेश बाबू के घर पर ही रहे। उन लोगों ने हमारी बहुत खातिर की। उन लोगों से हमारी ढेर सारी बातें हुईं। मुकेश बाबू के एक जरा से प्रयास से उनके साथ ही साथ अंकुर, प्रतिभा और मानसी की जिंदगी में भी न जाने कितनी खुशियां बिखर गई थीं। 5 साल बाद भी मानसी मुझे उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही सुगठित, उतनी ही शालीन और उतनी ही निष्कलंक लगी, जितनी कि वह 5 साल पहले लगती थी। एक गृहिणी के रूप में वो मुझे और भी गरिमा में लग रही थी। मुझसे मिलकर वह बहुत खुश हो गई और कुछ एक दिन और रुकने की जिद करने लगी। मैंने कहा, अभी तो चलने दीजिए मानसी जी, बाद में फिर मुलाकात होगी। सचमुच आपको इस रूप में देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं तो यह उम्मीद ही छोड़ बैठा था कि इस जीवन में फिर कभी आपसे भेंट होगी। मानसी बोली, मैं आपकी खुशी समझ सकती हूँ। आपने सदा मेरा हित चाहा है। इस जिंदगी में आपके एहसान से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मुकेश जी को किस तरह समझाया होगा आपने? मैंने कहा, सब ईश्वर की कृपा है। उसकी मर्जी के बिना भी भला कुछ हो सकता है। उसी ईश्वर से मैंने एक दिन आपके कल्याण के लिए प्रार्थना की थी कि आप सुखी रहें, खुश रहें। और देखो उसने मेरी प्रार्थना सुन भी ली। ईश्वर निश्चल और निस्वार्थ व्यक्ति की प्रार्थना अवश्य सुनाता है, सर। बहुत ही भावुक होते हुए मानसी ने कहा। स्नेह से उसकी आंखें छलक आई थीं। दूसरे दिन जब मुकेश बाबू हम लोगों को स्टेशन पर छोड़ने आए तो जरा एकांत मिलने पर मैंने उनसे पूछा, मुकेश बाबू, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसा कठिन निर्णय भी ले सकते हैं। मैंने उस दिन भावावेश में वह सब कुछ कह दिया था। आप तो सचमुच नायक निकले। आपने तो मेरे उस ख्वाब को सच भी कर डाला।
वह बहुत ही भावुक होकर बोले, विकास जी, एक दिन आपने ही तो कहा था कि जब आप एक औरत के साथ रात बिता सकते हो तो उसे अपना क्यों नहीं सकते, उसे अपनी जीवन संगिनी क्यों नहीं बना सकते हैं। आपकी वह बात मुझे उस दिन बहुत चुभी थी। मैं सचमुच आपसे खफा हो गया था, पर जब बाद में शांत होकर मैंने सोचा तो मुझे लगा कि आप ठीक ही तो कह रहे हैं। जब हमें किसी औरत को भोगने में हिचक नहीं, तो उससे शादी करने में क्यों? फिर मानसी कैसे मानी? मैंने इस बारे में उससे कई बार बात की। पहले तो उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जोश में ऐसी बातें कर रहा हूँ, बाद में उसे छोड़ दूँ। फिर मैंने पूछा, उन दिनों वह आपकी बातों से बहुत प्रभावित थी। उसे डर था कि उसके बाद कहीं प्रतिभा को भी यही सब कुछ न करना पड़े। प्रतिभा समझदार हो, जवान हो, इससे पहले ही वह ये काम छोड़ देना चाहती थी। उन दिनों उसने 2 सिलाई की मशीनें भी खरीद ली थीं और लोगों के कपड़े सिलने लगी थी। मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर इसके बाद? फिर क्या? मैंने उसे बार बार आपका वास्ता देकर समझाया। उससे ये भी कहा कि कोर्ट मैरिज करेंगे, इसलिए बाद में उसे छोड़ देने का सवाल ही नहीं है। प्रतिभा को पिता मिल जाएंगे और अंकुर को भी माँ। तो वह मान गई और हम लोगों ने यहाँ मुंबई में आकर कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने कहा, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था। तब आप लोगों को चुपचाप फर्रुखाबाद छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? पता है मैंने आपको और मानसी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वह बोले, विकास जी, हम किसी भी महिला को पतित करने में अपनी मर्दांगी समझते हैं, पर किसी पतित महिला को अपनाने में हमें हिचक लगती है। तब हम सोचते हैं कि यह समाज हमारे बारे में क्या कहेगा। मुझे माफ कर देना विकास भाई, मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समाज के सामने मैं मानसी को अपना सकता, उसका हाथ थाम सकता जहां मैं रहता था। इसलिए एक कायर की तरह मैंने एक दिन फर्रुखाबाद छोड़कर और मुंबई आकर मानसी से शादी की और फिर यहीं बस गया, उन लोगों से बहुत दूर जो कभी हमें पहचानते थे। मुकेश बाबू की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर वह फर्रुखाबाद में ही रहते तो उनको ये समाज जीने नहीं देता, बात बात पर ताने मारता, इसलिए उनका वहां से उस समय कहीं और चले जाना ही ठीक था। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे मुकेश बाबू, आपने उस दिन जो कुछ भी किया ठीक ही किया था। वहां मानसी को भी लोग चैन से नहीं जीने देते। आज मानसी को इस तरह खुश देखकर मुझे जो संतुष्टि मिली है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि हम लोगों को खुश देखकर आपको कितनी खुशी मिली होगी, विकास जी। पर वो दिन कब आएगा जब हम किसी औरत को दलदल से निकालना चाहें तो हमें इस समाज का समर्थन मिले, उपेक्षा नहीं। बताइए न, विकास जी। भराई हुई आवाज में मुकेश जी ने पूछा। आएगा मुकेश जी, किसी दिन जरूर आएगा। हमें अच्छे काम करते हुए कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आपने शुरुआत कर दी है, कल कोई ऐसा भी आएगा जो इस समाज के सामने सीना ठोककर यह कहेगा कि मैंने एक पतिता स्त्री को अपनाकर कुछ भी गलत नहीं किया है। दोषी मैं नहीं बल्कि वे सभी लोग हैं जिन्होंने एक स्त्री को गर्त के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया, और वे लोग भी जो मूक दर्शक बने ये सब होता देखते रहे, इसका समर्थन करते रहे। समाज की इस कुव्यवस्था पर न तो किसी ने कोई आक्रोश जाहिर किया और न ही कभी यह सोचा कि वे स्त्रियां भी हमारी माँ, बहन, बेटियां, भाभियां और पत्नियां हो सकती थीं, जो कि आज ये गलीज जिंदगी जी रही हैं। ये स्त्रियां भी इसी समाज की बेटियां हैं, जिन्हें इसी समाज के कुछ दरिंदों ने गुमराह करके इस नरक में धकेल दिया है। अब तक हम लोगों की बातें चुपचाप सुन रहे डॉक्टर दत्ता ने कहा। मैंने भी डॉक्टर दत्ता की बातों का समर्थन करते हुए कहा, समाज खुद कभी अपने आप नहीं बदलता है मुकेश बाबू, इसे हम ही लोगों को बदलना पड़ता है। देखिए अपने समाज में कितना कुछ बदलता जा रहा है। एक दिन सती प्रथा थी, विधवा स्त्री दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, बाल विवाह होते थे, स्त्रियां घूंघट के अंदर ही घुटती रहती थीं, स्त्रियों का घर से बाहर निकलना वर्जित था, वे घर के बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर सकती थीं। पर एक दिन ऐसा भी आया कि ये सब कुप्रथाएं समाप्त हो गईं।
इसके लिए स्त्रियों और हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है। एक दिन ये समाज जरूर इतना उदार हो जाएगा कि उसे किसी वेश्या को अपनाने से भी परहेज नहीं होगा। हमें इसके लिए अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मुकेश बाबू बोले, ईश्वर करे ऐसा ही हो। हमारी ट्रेन चलने को थी। 2 छोटी सीटियों के बाद उसने एक लंबी सीटी मारी थी, जिसका मतलब था कि अब वह ये स्टेशन छोड़ने ही वाली है। सिग्नल डाउन हो गया था और गार्ड ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। ट्रेन रेंगने लगी थी। हम दोनों लपक कर अपने डिब्बे में चढ़ गए। फिर आइएगा आप लोग, मुकेश बाबू ने बहुत ही आतुरता से कहा। हाँ जरूर, अब तो हमें रमन शांतिराम जी से मिलने कई बार मुंबई आना पड़ेगा, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े ही डॉक्टर दत्ता ने कहा। सुपर फास्ट ट्रेनें बहुत जल्दी अपनी स्पीड पकड़ लेती हैं। इसने भी पकड़ ली थी। आगे मुकेश बाबू ने क्या कहा था, हम लोग सुन नहीं पाए थे। वो वहीं स्तब्ध से खड़े हाथ हिलाते रहे। फिर वो हमारी नज़रों से ओझल हो गए। मेरा मुंबई से वापसी का ये सफ़र बहुत ही सुकून भरा रहा। मेरे सिर से जैसे बरसों का रखा बोझ उतर गया था। मेरे लिए ये कितनी खुशी की बात थी कि मेरे उपन्यास की नायिका, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, इतना भटकने के बाद अंततः अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई थी। एक नई खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए। मेरी बस यही कामना थी कि ईश्वर सदा उसे सुखी रखे।